नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है y बराबर सी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस निर्यात माइनस आयात। अगर यह है तो इसको क्या कहा जाएगा? जीएनपी, हरित जीडीपी, जीडीपी, एनएनपी। तो अगर c प्लस एक्स प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है तो इसको जीएनपी कहा जाता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए तो उसमें हो जाएगा c प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। तो इसका एक का सही आंसर ए है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, चालू तथा स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर, न चालू और न स्थिर मूल्य के आधार पर। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। और एनएसओ द्वारा जो यह गणना की जाती है वह चालू मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, दोनों मूल्यों पर की जाती है। एनएसओ की स्थापना जो है वह 2020 में की गई थी। 2020 का मतलब होगा कि एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है, सीएसओ का परिवर्तित नाम है। सीएसओ पहले सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन था, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। फिर 2015 में नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया और 2020 में नाम बदलकर एनएसओ कर दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। तो यह चालू मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, दोनों मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह कहलाती है इच्छा, उपयोगिता, आपूर्ति, मांग। तो उसे मांग कहा जाता है। जब ग्राहक किसी वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक जो है एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय पर खरीदता है तो उसे मांग कहा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा मांग, तो डी ऑप्शन में दिया गया है, डी हो जाएगा। अगला यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? तो यदि आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु विलासिता की वस्तु होगी। ए ऑप्शन सही है 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल, रिकार्डो, केन्स, कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ऑप्शन में दिए नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कोई नहीं का मतलब डी ऑप्शन सही है 5 का। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, चाय और चीनी के बीच मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो चाय और चीनी के बीच मांग की आड़ी लोच जो है वह ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब हुआ चाय और चीनी किस प्रकार की वस्तु है, इससे पहचानेंगे वस्तु किस प्रकार की है, पूरक है या स्वतंत्र है या स्थानापन्न है या पूर्ण स्थानापन्न है। तो वस्तु के स्वभाव के आधार पर ही मांग की आड़ी लोच पहचानी जा सकती है। तो चाय और चीनी जो है यह वस्तुएं कैसी हैं? चाय और चीनी पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि चाय और चीनी का प्रयोग जो है एक साथ किया जाएगा। और पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच जो होती है वह ऋणात्मक होती है। तो चाय और चीनी के बीच जो मांग की आड़ी लोच होगी वह ऋणात्मक हो जाएगी। 6 का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु का स्वभाव एवं आड़ी लोच का मान बताना है। स्वभाव के आधार पर आड़ी लोच का मान बताना, जैसे स्वतंत्र वस्तु होगी तो स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच जो है वह 0 हो जाएगी। ए का मिलान हो जाएगा 0 से। फिर है
पूरक वस्तु, तो पूरक वस्तु अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग अध्ययन किए हैं। पूरक वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच जो है स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच जो है सी का हो जाएगा प्लस धनात्मक हो जाएगी। और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच जो है डी का मिलान हो जाएगा किससे, अनंत हो जाएगी सी से। तो इस प्रकार से जो मिलान होगा वह ए का मिलान हो जाएगा किससे, 0 से, मतलब 1 से। बी का मिलान हो जाएगा 4 से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से। तो 1 4 1 4 1 4 2 2 3 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला है सीमांत आगम को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत आगम मतलब एम आर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा TRN माइनस TRN(n)(1) यह सूत्र होता है। या इसके अलावा होता है MR बराबर डेल्टा TR अपान डेल्टा Q। यह सूत्र दो होते हैं MR मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के। तो TRN माइनस TRN-1 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी सही है इसका। अगला इसके अलावा अगर AR निकालने की बात की जाए तो AR निकालने के लिए जो है TR अपान Q किया जाता है। टोटल रेवेन्यू को Q से भाग दे दिया जाता है क्वांटिटी से। और यह कह सकते हैं AR बराबर होता है सिग्मा MR, मतलब सीमांत रेवेन्यू राजस्व का योग जो है वह AR कहलाता है। इसके अलावा अगर कुल आगम निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो TR बराबर होता है Q इंटू AR, मतलब बिक्री की गई इकाइयाँ गुणे औसत आगम को जब गुणा किया जाता है तो कुल आगम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, AR MR तथा मांग की लोच के बीच संबंध कौन सा सूत्र दिखा रहा है। तो ED बराबर AR MR और मांग के बीच संबंध जो है AR बटे AR माइनस MR हो जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में है, यह बी ऑप्शन में दिया गया है। सिंपल है, बी सही है। 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर MR बराबर MC, AR बराबर MR, AC लॉन्ग टर्म AC बराबर कीमत के, जहाँ पे सब बराबर होंगी वहाँ पे क्या होता है, दीर्घकाल प्रतियोगिता का संतुलन होता है। यह हो जाएगा AR बराबर MR और MC बराबर AC। तो यह सही है उपरोक्त तो सभी। 10 का सही आंसर क्या है, डी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, बचत का प्रतिफल कहलाता है। तो बचत किसका प्रतिफल कहलाता है, बचत जो है ब्याज का प्रतिफल कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए बचत किसका प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होती है। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। आधुनिक लगान सिद्धांत के प्रतिपादक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय है। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय जो होती है वह क्या होती है, शून्य अनंत ऋणात्मक अधिक, तो 0 होती है। 13 का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पे, बिक्री पर, निर्यात पर, आयात पर, विदेशी विनिमय के लेन देन पर। तो टोबिन टैक्स जो है विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। 14 का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, बेसल समझौता संबंधित है किससे, वस्तु बाजार से, बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, सेवा से। तो सबको पता है कि बेसल समझौता जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखता है। अगला है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यह भी सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। 16 का सही आंसर ये है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया। 1948, 67, 92, कोई नहीं। तो रुपये के अवमूल्यन की अगर बात की जाए तो भारत में रुपये का अवमूल्यन जो है
1966, 91 और 49, मतलब 1949, 66, 91 में किया गया था। 49, 66, 91 ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा। अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन के क्या प्रभाव होते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देश की मुद्राओं से कम कर दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जब कोई देश जानबूझकर अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशों में कम कर देता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। विदेशी परपज से या विदेशी प्रक्षेत्रों में जब मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। जिससे क्या होता है, विनिमय दर कम हो जाती है रुपये की। जैसे अगर भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जाएगा तो विदेशों में विनिमय दर कम हो जाएगी। या कह सकते हैं कि जब कोई देश जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन करने से अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा की आंतरिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाह्य मूल्य जो है उसमें उसके विनिमय दर में कमी कर दी जाती है। अब जब बाह्य मूल्य के विनिमय दर में कमी कर दी जाती है तो अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा अन्य देशों की तुलना में क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो जब मुद्रा सस्ती हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आयात जो है, मुद्रा जब सस्ती होगी तो हम जो वस्तुएं खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आयात जो है महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। और आयात जब महंगा हो जाएगा तो आयात क्या होगा, कम किया जाएगा या हतोत्साहित हो जाएगा। और निर्यात क्या होगा, निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा क्योंकि हमारी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, विनिमय दर, बाह्य विनिमय दर घटाई गई है जिससे सस्ती हो गई है मुद्रा। तो जो बाहरी लोग वस्तुओं को खरीदेंगे वह कम पैसे में ज़्यादा वस्तु खरीद ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, निर्यात सस्ता उनको एहसास होगा। और इससे जब निर्यात सस्ता होगा तो क्या होगा, निर्यात ज़्यादा होगा और प्रोत्साहन निर्यात को मिलेगा। तो इस प्रकार से अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता होगा तो बीओपी में सुधार किया जा सकता है अवमूल्यन की प्रक्रिया के माध्यम से। भारत में अवमूल्यन कब कब किया गया, तो 19 सितंबर 1949 को पहला अवमूल्यन भारत में किया गया था। दूसरा अवमूल्यन 5 जून 1966 को किया गया। और तीसरा अवमूल्यन वर्ष 1991 में ही किया गया था। और 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया, 1 और 3 जुलाई को। तो कह सकते हैं कि भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है 3 बार किया गया, 1949, 1966 और 1991। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वर्ष भी पूछा जाता है और कितनी बार किया गया है अवमूल्यन यह भी पूछा जाता है। और अवमूल्यन से आयात क्या होते हैं और निर्यात क्या होते हैं तो यह भी पूछा जाता है। तो अवमूल्यन से आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा, निर्यात सस्ता, आयात महंगा, निर्यात सस्ता हो जाता है अवमूल्यन से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। अगला है प्रशुल्क है। तो प्रशुल्क क्या है, तो प्रशुल्क एक प्रकार का कर है जो किस पे लगाया जाता है, आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर। तो आयातित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है उसे प्रशुल्क कहते हैं। मुख्य रूप से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974, 1 जनवरी 1974। इसके स्थान पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में पारित किया गया और 1 जून 2000 में लागू किया गया। तो फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम लाया गया था। तो फेरा के स्थान पर पूछा है फेमा, तो फेमा ए ऑप्शन में दिया गया है, 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई, श्री नरसिम्हा राव द्वारा, श्री मनमोहन सिंह द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसकी किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं अटल बिहारी वाजपेयी। और 2004 वर्ष भी याद रखना है कि 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1988, 91, 1900, कोई नहीं। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई
1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई है, जिसको कृषि क्षेत्र में वित्त देने की सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो 12 जुलाई 1982 ऑप्शन में दिया नहीं है, 21 का सही आंसर कोई नहीं हो जाएगा। चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो चित्र में प्रदर्शित है जब ई से E0 की तरफ आ रहे हैं, अर्थात क्या हो रहा है, जब मूल्य कम हो रही है वस्तु की तो हम ज़्यादा मात्रा खरीद पा रहे हैं। जब मूल्य कम हो जा रही है और ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं तो इससे क्या कहेंगे, मांग में विस्तार। मूल्य जब कम हो जाएगी वस्तु की और ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे तो मांग में विस्तार होगा। अगर मूल्य बढ़ जाएगी और वस्तु की कम मात्रा खरीदेंगे तो मांग में संकुचन होगा। यहाँ क्या हो रहा है, P प्रारंभ में मूल्य OP था, फिर मूल्य बढ़कर प्रारंभ में मूल्य जब OP था तो हम वस्तु की XOX0 मात्रा खरीद रहे थे। मूल्य जब बढ़ा तो हम वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, मूल्य बढ़कर जब O से OP1 हो गया तो हम वस्तु की OX1 मात्रा खरीदने लगे, मतलब कम मात्रा खरीदने लगे, तो मांग में यह संकुचन हो जाएगा। तो मांग में संकुचन सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला, लॉरेंज वक्र मापता है विषमता को, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, अपकिरण को, ककूदता को। तो लॉरेंज वक्र जो है विषमता को मापता है। 23 का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, वितरण की असमानता को जानने का सही माप प्रचलित है। तो वितरण की असमानता को मापने का जो सही माप है वह कौन सा है, वह हो जाएगा गिनी गुणांक हो जाएगा। गिनी गुणांक सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? PM आशा योजना 2018, PM किसान संपदा योजना 2018, PM किसान 2019। PM किसान का मतलब हो PM किसान योजना का मतलब हुआ PM किसान सम्मान निधि से। अगला, PM किसान मानधन योजना 2019। तो इसमें जो है बी ऑप्शन गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि PM प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रारंभ जो है 2017 से किया गया था। यहाँ 2018 दिया गया है और सुमेलित नहीं है तो पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा कुछ प्रमुख योजनाएं हैं कृषि के संबंध में जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विभिन्न समस्याओं को निजात दिलाने के उद्देश्य से कृषि में जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आशा योजना सितंबर 2018 से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अगस्त 2017 से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को घोषणा की गई और 24 फरवरी 2019 से चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 2019 से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 से चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2015 से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 75:25 का रेशियो है। लागत का 75 पैसा अगर केंद्र सरकार खर्चा कर रही है तो 25 पैसा राज्य सरकार खर्चा करेगी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से चलाई जा रही है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जिसको 14 अप्रैल 2016 से लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम या ई मंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 14 अप्रैल 2016 से लागू की गई।